बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और ये एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लेना। हम स्टार्ट करने वाले हैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो फिर एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होगी, एक है बेंजीन ग्रुप और एक इथाइल अमीन साइड चेन। तो ये वाला होता है बेंजीन ग्रुप और ये वाली है इथाइल अमीन साइड चेन। अब इस ग्रुप के ऊपर या बेंजीन ग्रुप के ऊपर या इथाइल अमीन साइड चेन के ऊपर अगर हम डिफरेंट ग्रुप अटैच करते हैं, जैसे अगर बेंजीन ग्रुप के ऊपर या बेंजीन रिंग के अंदर OH ग्रुप की नंबर को या लोकेशन को चेंज करते हैं या फिर इथाइल अमीन साइड चेन के ऊपर किसी और ग्रुप को ऐड करते हैं, तो फिर जो ड्रग बनती है उसकी पेनिट्रेशन पावर CNS के अंदर और इसकी एफिनिटी पावर अल्फा के लिए और बीटा के लिए वो चेंज हो जाती है। मतलब एफिनिटी अल्फा और बीटा रिसेप्टर के लिए और CNS के अंदर जो पेनिट्रेशन होती है वो डिपेंडेंट होती है कि OH ग्रुप की लोकेशन क्या है, OH ग्रुप का नंबर क्या है और जो इथाइल अमीन साइड चेन है इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अटैच हुआ है। तो सबसे पहला जो ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो है कैटिकोल अमीन। तो कैटिकोल अमीन ऐसे सिंपैथोमिमेटिक अमीन जिसके अंदर हमें 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप 3-4 यानी तीसरी और चौथी पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, तो उसको बोलते हैं हम कैटिकोलामीन। ठीक हो गया। नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और आइसोप्रोटीनोल, तो ये है कैटिकोलामीन। कैटिकोलामीन की पोटेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, डायरेक्टली एक्टिवेट करती है अल्फा को भी और बीटा को भी। जो इनकी रैपिड इनएक्टिवेशन होती है, ठीक हो गया, यानी इनके मेटाबॉलिज्म कराने के लिए जो एंजाइम होता है बाहर जो जो साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर होता है उसको बोलते हैं कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज और जो न्यूरॉन के अंदर होता है उसको बोलते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ठीक हो गया। इसी के साथ जो कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज और मोनोअमीन ऑक्सीडेज ये गट वाल में भी होते हैं और मोनोअमीन ऑक्सीडेज आपको लीवर के अंदर भी देखने को मिलता है। तो फिर इनके रैपिड एक्टिवेशन के लिए कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज और मोनोअमीन ऑक्सीडेज सिस्टम होता है। तीसरी बात, इनके CNS के अंदर काफ़ी ज़्यादा पुअर पेनिट्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते और ये CNS के अंदर नहीं जा सकते। ठीक हो गया। लेकिन जब ये कैटिकोलामीन की डोज ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये क्लिनिकल इफेक्ट शो करती है, जैसे एंजाइटी, ट्रेमर और हेडेक वगैरह। ठीक हो गया, जब ये ज़्यादा हो जाती है, जब इनकी डोज ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है नॉन कैटिकोलामीन। अब यहाँ पर आपको कैटिकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी 3,4 डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं देखने को मिलता, तो इनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी कैटिकोलामीन से इनएक्टिवेशन नहीं हो पाती। तो जो कैटिकोलामीन की हाफ लाइफ कम होती है लेकिन इनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या है? फिनाइलेफ्रीन, इफेड्रिन, एम्फेटामीन। जो फिनाइलेफ्रीन इसने काम करना है अल्फा 1 रिसेप्टर पर, इफेड्रिन और एम्फेटामीन इसने जो इसकी रिलीज को बढ़ा देना है। ठीक हो गया। और इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, इनकी हाफ लाइफ थोड़ी कम होगी। इसके अंदर एग्जाम्पल है फिनाइलेफ्रीन, इफेड्रिन, एम्फेटामीन और इसके अंदर आती है नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और आइसोप्रोटीनोल की। अब इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑन अमाइन नाइट्रोजन। कि अगर जो अमाइन नाइट्रोजन है, थाइलमीन साइड चेन है, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है? जिस तरह एपिनेफ्रिन, अगर एपिनेफ्रिन के ऊपर अगर हम CH3 ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा वहाँ पर क्या बन जाएगा? ठीक है, यानी एपिनेफ्रिन के ऊपर अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा दें तो उसकी एफिनिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मोर पोटेंट होगा। ठीक है, एट बीटा रिसेप्टर देन नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक हो गया, जिसके पास नो अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइन ग्रुप होता है। इसी तरह अगर आइसोप्रोटीनोल, ठीक है, आइसोप्रोटीनोल के ऊपर ये हमें साइड चेन देखने को मिलती है, ये वाली, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीटा एगोनिस्ट है, लेकिन इसकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इन शॉर्ट, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है अमाइन नाइट्रोजन पर तो फिर इसकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह एपिनेफ्रिन के अंदर आपको ये मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है, लेकिन नॉन एपिनेफ्रिन के अंदर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है नॉन एपिनेफ्रिन से। ठीक हो गया। लेकिन जो आइसोप्रोटीनोल, इसके पास देखो तो आपको ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी इन दोनों से सबसे ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकली बीटा रिसेप्टर के लिए। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कि कुछ ऐसी होती है जिसने डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना होता है, ठीक है, डायरेक्टली अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर, और उनका वही फंक्शन होता है जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से होता है या फिर एड्रीनल मेडुला के हार्मोन की वजह से होता है। इसके अंदर एग्जांपल आती है नोरेपिनेफ्रिन की, एपिनेफ्रिन की, आइसोप्रोटीनोल की, डोपामीन की। ये चारों तो हो गए कैटिकोलामीन, और इसी के साथ फिनाइलएफ्रिन की जो कि नॉन कैटिकोलामीन है। और इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट के अंदर ये वो ड्रग्स होती हैं जिन्होंने रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं करना, बल्कि इन्होंने करना क्या है, इन्होंने इसकी रीअपटेक होती है, या तो रीअपटेक को ब्लॉक कर देना या फिर इसकी रिलीज को बढ़ा देना साइटोप्लाज्मिक पूल से या वेसिकल से। ठीक हो गया, यानी इन्होंने असल में नोरेपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देना होता है। तो फिर रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकेन आते हैं, इमेप्रामीन आती है, और इसी के साथ साथ हमने कहा था कि सिरोटिनिन, नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, और इसके रिलीज को बढ़ाने वाले ईटा याद रखना है आपने, ईटा, एफेड्रिन, टेरामीन और एम्फेटामीन। मिक्स्ड एक्शन ऐसे जिन्होंने दोनों काम करने हैं, डायरेक्ट एक्टिंग भी और इनडायरेक्ट एक्टिंग भी।
तो इसके अंदर एग्जांपल आती है इफेड्रिन की, और इसका एक स्टीरियो आइसोमर होता है सूडो इफेड्रिन की। इसने एड्रेनल रिसेप्टर को भी एक्टिवेट कराना है और इसने नोरेपिनेफ्रिन को भी रिलीज करवा देना है। तो हम पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वो है डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। दोबारा से बता देता हूँ, इसके अंदर एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटिनोल, डोपामिन और फिनालेफ्रिन। इनकी एफिनिटी को आपको पता होना चाहिए। जो एपिनेफ्रिन है वो चारों पे जाके बाइंड करती है, अल्फा, अल्फा 2, बीटा, बीटा 2। अगर आप बीटा 2 को निकाल दो तो ये एफिनिटी बन जाती है नोरेपिनेफ्रिन की, और अगर आप बीटा 1 को भी निकाल दो, सॉरी अल्फा 2 को निकाल दो तो ये एफिनिटी बन जाती है अल्फा 1 और बीटा 1 की। ठीक हो गया। जबकि आइसोप्रोटिनोल ये बीटा 1 और बीटा 2 के लिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर ये जो चार आपको नजर आ रही है यहाँ तक, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटिनोल, ठीक हो गया, और डोपामिन, तो ये वाले आपको नजर आ रहे होंगे, और फिनालेफ्रिन, ये वाले हैं डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो वन बाय वन, पहला है एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन 4 कैटेकोलामीन में से एक इंपॉर्टेंट कैटेकोलामीन है। वो 4 कैटेकोलामीन कौन से हैं? एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन और डोपिटामिन। तो 4 इंपॉर्टेंट कैटेकोलामीन आपने याद रखनी है। वो कौन कौन से दोबारा से बता देता हूँ। तो ये एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन और डोपिटामिन। लेकिन यहाँ पर आइसोप्रोटिनोल को ये भूल गए, वो भी एक कैटेकोलामीन है, क्योंकि यहाँ पे पहले उसको मेंशन कर चुके हैं। अब इसकी बात पढ़ लेते हैं। जो इसमें जो पहले 3 हैं, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये नेचुरली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिसको आप पहले पढ़ भी चुके हो। लेकिन जो चौथा वाला डोपिटामिन, ये सिंथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, सिंथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब एड्रिनल मेडुला के अंदर जो नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज नहीं होता, वहाँ पे एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको मिथाइलेशन करवाने वाला एंजाइम होता है। ठीक हो गया। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो होता है नोरेपिनेफ्रिन, जबकि एड्रिनल मेडुला से 80% नोरेपिनेफ्रिन और 20% नोरेपिनेफ्रिन। ठीक हो गया। जो एपिनेफ्रिन है, इसने अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 इन सब पे जाके काम करना है। लो डोसेस के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जो लो डोज हो अगर एपिनेफ्रिन की, तो इसका मेन फंक्शन होता है वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर, वेजोडाइलेशन करवानी है। लेकिन अगर इसका हाई डोजेस हो जाए तो इसका मेन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वेजो कंस्ट्रक्शन। मतलब अगर फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाता है तो फिर वेजो कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर फियोक्रोमोसाइटोमा नहीं होता और एपिनेफ्रिन के लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, तो लो डोज के ऊपर तो ये वेजोडाइलेशन करवाती है। इसका एक्शन देख लेते हैं। मेजर जो एक्शन होता है एपिनेफ्रिन का, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर है, क्योंकि एपिनेफ्रिन ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बीटा 1 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है। तो वहाँ पर हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बोलते हैं इनोट्रोपिक इफेक्ट, हार्ट रेट को कोरोनोट्रोपिक इफेक्ट, दोनों बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से बढ़ रहे हैं। तो इन शॉर्ट, पहला जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो है कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाना। दूसरा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जो हार्ट की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो फिर अंजाइना होने के चांसेस या मायोकार्डियल इस्कीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तीसरा इसका एक्शन, इसने बीटा 1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है, जो रेनिन के ऊपर पड़े होते हैं। तो वहाँ पे रेनिन के रिलीज को बढ़ा देना, और रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम से एंजियोटेंसिन 2 की रिलीज हो जाएगी। एंजियोटेंसिन 2 की वजह से आपको फाइनली हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। चौथी चीज़, इसने जो स्किन की आर्टरीवल्स होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की और विसरा की, वहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन करानी है, क्योंकि वहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं। और इसी तरह लीवर के अंदर स्केलेटल मसल की आर्टरीवल्स के अंदर रिलैक्सेशन करा देनी है, बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो फिर कंबाइन इफेक्ट ये होता है कि, ठीक है, जो कंबाइन इफेक्ट, इसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है ओवरऑल। ठीक हो गया, क्योंकि विसरा के ऊपर वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, और दूसरी तरफ स्केलेटल मसल की तरफ वहाँ पे वेजो डायलेशन करवा रहा है। तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट या ओवरऑल इफेक्ट आपको बताना चाहूँ तो सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर कम हो रहा है। ठीक हो गया। डायस्टोलिक प्रेशर इसलिए कम हो रहा है क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से स्केलेटल मसल के अंदर वेजो डायलेशन हो रही है, और जब वेजो डायलेशन हो रही है तो फिर वीनस रिटर्न कम होगा। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो फिर हार्ट के अंदर कम ब्लड आएगा, और कम ब्लड आएगा तो फिर फीलिंग भी कम से कम होगी। डायसिस्टोलिक प्रेशर इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होना, डायस्टोलिक प्रेशर कम होना, इसकी वजह से पल्स प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर आपने बताना है पल्स प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, कार्डिक आउटपुट का ज़्यादा हो जाना, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाना, रेनिन के रिलीज ज़्यादा हो जाना, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाना। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम में बीटा 2 रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर का फंक्शन होता है ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक हो गया। तो ये एलर्जी को इनहिबिट कराने के लिए और जो एस्थमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ड्रग्स। इसके बाद है हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ये लीवर के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर्स का फंक्शन होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करवा देना। तो इसका मेन फंक्शन होगा बीटा 2 रिसेप्टर के जरिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा देना, इसी के साथ ग्लाइकोजन की रिलीज को बढ़ा देना बीटा 2 के लिए, और इंसुलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देना अल्फा 2 के लिए। तो इस तरह यह हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवाती है। तीसरा इसका मेन एक्शन ये है कि बीटा 3 रिसेप्टर के जरिए जो एपिनेफ्रिन होती है उसने मेन काम करवाना है
जो एपिनेफ्रिन ने क्या करवाना है, एपिनेफ्रिन ने वहाँ पर बीटा 3 रिसेप्टर पर जो एडिपोसाइट के ऊपर होते हैं वहाँ पे लाइपोलाइसिस करवा देनी है। ठीक हो गया। और इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि एपिनेफ्रिन ने साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ा देना है। साइक्लिक एएमपी ने हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को एक्टिवेट करना है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ने टैग को फ्री फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ देना है, तो लाइपोलाइसिस को बढ़ा देना। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट अगर आपको इस टेबल में से देखना को मिले तो इस टेबल में हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है, रेनिन की रिलीज ज़्यादा बढ़ रही है, रिलैक्सेशन हमें देखने को मिल रही है, एयरवे की, यूट्राइन की, वेस्कुलर स्मूथ मसल की, लिवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा हो रही है, और इंसुलिन का रिलीज में भी शायद इतना ज़्यादा नहीं हो रहा क्योंकि अल्फा रिसेप्टर की ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रही है, तो फिर इंसुलिन का रिलीज हम कह सकते हैं कम हो रहा है। ट्रेमर थोड़े ज़्यादा पड़ रहे हैं, हार्ट के ऊपर फोर्स कॉन्ट्रैक्शन की भी ज़्यादा हो रही है, और बीटा 3 रिसेप्टर के जरिए लाइपोलाइसिस हो रही है। अब थेरापेटिक यूजेस क्या है? थेरापेटिक का मतलब क्लिनिकली हम किन किन बीमारियों के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला है ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसने बीटा रिसेप्टर पे जाके डायलेशन करा देनी है, ब्रोंको डायलेशन करवा देनी है। तो ये एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक हो गया। और ये एस्थमा को, सीओपीडी को इनहिबिट करने के लिए। इसी तरह वही एपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसा एनाफाइलेटिक रिएक्शन होते हैं। एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर एलर्जन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो आगे एलर्जी कॉज करवाता है। कार्डिक अरेस्ट भी को इनहिबिट करने के लिए ये यूज़ की जा सकती है। कार्डिक अरेस्ट इस वजह से क्योंकि जो एपिनेफ्रिन है इसने बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देना है, जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट को कम से कम करवा सकती है। लोकल एनेस्थेटिक, क्योंकि एपिनेफ्रिन है अगर ज़्यादा डोज के अंदर हो तो उसने वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देनी है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया की एक्शन को प्रोलॉन्ग कर सकती है। इसके बाद इंट्राओकुलर सर्जरी, क्योंकि इसने मिडरियासिस काज करवानी है। मिडरियासिस का मतलब प्यूपिलरी डायलेशन, तो ये इंट्राओकुलर सर्जरी के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इसके थेरापेटिक यूजेस भी हो गया। अब इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब जो हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ करती है, मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इसकी एलिमिनेशन क्या होगी, वो हमने पढ़नी है। तो इसका ऑन सेट काफ़ी रैपिड होता है, लेकिन इसका ब्रीफ एक्शन होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कैटेकोलामीन है इनकी हाफ लाइफ कम होती है, क्योंकि इनको तोड़ने वाला कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज होता है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो इंट्रामस्कुलर होता है, वहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक हो गया। लेकिन इमरजेंसी के अंदर एपिनेफ्रिन को हम इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, या फिर इसको सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस भी, या एंडोट्रैकियल के लिए भी, इनहेलेशन के लिए भी। लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल एनाफाइलैक्सिस के लिए इंट्रामस्कुलर या इमरजेंसी के अंदर इंट्रावेनस होती है। इसकी रैपिड मेटाबॉलिज्म की वजह से इसकी हाफ लाइफ कम होती है, और इसकी जो मेटाबॉलिज्म करवाने वाले जो इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो जो मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं वो है मेटानेफ्रिन और विनाइल मेंडेलिक एसिड। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? इसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि सीएनएस के इफेक्ट जैसे एंजाइटी, फियर, टेंशन, हेडेक, ट्रेमर काज करवा देना, जो टिपिकल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले हमें देखने को मिलती है। एक कार्डिक एरिथमिया भी करवा सकता है। ठीक है। स्पेसिफिकली अगर बंदा डिजिऑक्सिन यूज कर रहा है, डिजिऑक्सिन का यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। एपिनेफ्रिन पल्मोनरी एडिमा भी काज करवा सकती है। क्यों? क्योंकि इसने आफ्टर लोड को बढ़ा दिया। आफ्टर लोड का मतलब इसने ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, हाइपरटेंशन करवा दिया। तो आफ्टर लोड ज़्यादा हो गया तो फिर हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। पंप करना पड़ेगा तो फिर हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो पेशेंट्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, जो थायराइड हार्मोन है वो इनके रिसेप्टर को बढ़ा देता है, इनके एक्शन को साइनर्जिस्ट करवा देता है। ठीक हो गया। तो वहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी हमें इसकी जो डोज काफ़ी कम रखनी पड़ती है। इसके साथ अगर एनेस्थेटिक के तौर पर देखा जाए तो फिर ये एनेस्थेटिक सोल्यूशन की डोज को भी बढ़ा देता है। इसी के साथ जो एपिनेफ्रिन है ये हाइपरग्लाइसीमिया काज करवा सकता है। तो फिर डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन के, हम कह सकते हैं कि इंसुलिन की डोज को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एपिनेफ्रिन इसके एक्शन को एंटागोनाइज कर रहा है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। बाकी हम कवर करेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।